Hey everybody, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज के लेक्चर में हम फाइनली फाइलम के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ पॉरीफेरा कंप्लीट करने वाले हैं। हम किस प्रोसेस में जाएंगे, मतलब किस क्या बोलते हैं उसको, सीरीज़। हम किस सीरीज़ में जाएंगे? सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन शॉर्ट हम लोग इवोल्यूशनरी सीरीज़ में जाएंगे। जिस सीरीज़ में इवोल्यूशन हुआ है, सबसे पहला आया था पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इस तरीके से आगे हम लोग जाते जाएंगे। आज हम पॉरीफेरा करने वाले हैं। पॉरीफेरा में भी हम कैसे करेंगे, जैसे पॉरीफेरा, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हैबिटेट, उसका बॉडी सिमेट्री, उसका ही डाइजेशन, उसका ही इस तरीके से सब उसका पॉरीफेरा का करने वाले। नेक्स्ट क्लास में जब हम सिलेंट्रेटा का स्टार्ट करेंगे तो सिलेंट्रेटा का ये सब करने वाले। तो आप क्या करो, आप जिस पेपर में भी टेबल बनाने वाले हो उस पेपर में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने इस साइड पे पॉरीफेरा लिखा, यहाँ पे लिख रहे हो आप मान लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, जो भी ये सब लिख रहे हो, मेक श्योर यू लीव सम स्पेस। कुछ एक दो कॉलम की स्पेस छोड़ देना, क्योंकि क्या है कि मान लो अगर आपने ऊपर वाले में ऐसा मान लो पॉरीफेरा में ऐसा कुछ नहीं दिया जो सिलेंट्रेटा में दिया है, जैसे कि कुछ उसका स्पेशल फीचर या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पॉरीफेरा में नहीं दी है, तो लेकिन आपने सिलेंट्रेटा के लिए वो कॉलम ही नहीं बनाया, तो वो गलती मत करना। थोड़ा एक दो कॉलम की स्पेस छोड़ देना एंड में, और फिर पॉरीफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, इस तरीके से कंटिन्यू लिखना। आज हम लोग सिर्फ पॉरीफेरा करने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद पॉरीफेरा। सो पॉरीफेरा स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देना चाहूँगी, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड योर पेन्स और उसमें लिखना शुरू कर दो। ओके, नाउ आवर फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या है। उसका दूसरा नाम होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस भी बोलते हैं या फिर उनको बोलते हैं पोर बियरिंग, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं। सो दीज आर नोन एज स्पॉन्जेस और पोर बियरिंग। नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं हैबिटेट की। पॉरीफेरा यूजुअली क्या एक्वेटिक होते हैं। पॉरीफेरेंस आर एक्वेटिक। जो भी लाइफ ओरिजिनेशन हुई थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, तो वो एक्वेटिक होते हैं। या तो वो मराइन हो सकते हैं या तो वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपका स्पॉन्जिला। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर पॉरीफेरा होता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं एक चीज़ रह गई, पॉरीफेरा सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिनकी लाइफस्टाइल इज सिडेंटरी, मतलब वो एक ही जगह पे रहते हैं, दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। वो किससे अटैच्ड होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म? दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। अब क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऐसे सबस्ट्रेटम में अटैच्ड होंगे जो पानी के अंदर होगा। तो पानी के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो लाइफ टाइम अटैच रहते हैं और मूव नहीं करते वो, तो इसलिए सेसाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो वो खाना कहाँ से लेते होंगे? खाना वो पानी जो चल रहा है, क्योंकि वो एक्वेटिक है तो पानी चल रहा है, तो पानी उनकी बॉडी के अंदर भी जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्रोसेस में जाता है। जो पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है, उसी में से वो लोग न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, उसी में से वो अपना फूड निकाल लेते हैं। वो क्योंकि मूव तो कर ही नहीं सकते ना, उनके पास चॉइस है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो मिल रहा है वही लो। ठीक है, हैबिटेट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब क्या है? वो यूनिसेल्यूलर होता है? नो, दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात कि ये सेल्यूलर है,
तो एक सेल जो होगी वो अपना इंडिपेंडेंट काम करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आजू बाजू के सेल्स के साथ वो कोऑर्डिनेशन करेगी। हम जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो सेल्स है वो कुछ सेल्स सेम फंक्शन करेगी और वो साथ में मिलकर टिश्यू बनाएगी, लेकिन इसमें टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ सेल्स ही होते हैं। लेकिन सेल्स भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाएगी, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन होगा। तो मैं इधर लिख देती हूँ कोऑर्डिनेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेल्यूलर होती है। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में ये होते हैं एसिमेट्रिक। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में था। एसिमेट्रिक मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तुम जहाँ मर्जी से उसको डाइसेक्ट कर लो, उसको वहाँ से कट कर लो, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब वो एसिमेट्रिक है, यानी उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीफेरा का स्ट्रक्चर। उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो लिख लो पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो ये हमारा होता है स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर। इसमें जो ये सबसे बड़ा जो होल होता है दैट इज़ नोन एज ऑस्क्यूलम, और ये जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑस्टिया। ये जो इतनी बड़ी सी एक कैविटी होती है, बहुत स्पेशियस होती है, एक सिंगल कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील।
ठीक है, ये 3 सबसे बेसिक होती है लेबलिंग्स। इसमें क्या होता है, जो भी आजू बाजू का वाटर है वो ऑस्टिया से अंदर जाता है, इतना बड़ा जो स्पॉन्जोसील होता है उसके अंदर आता है, जितना भी प्रोसेस होता है डाइजेशन होना या फूड का इन लोगों का अब्जॉर्ब करना, कुछ भी सारे प्रोसेसेस इधर होते हैं। उसके बाद जो पानी होता है वो कहाँ से एग्जिट करता है, यहाँ ऑस्क्यूलम से एग्जिट करता है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल्स यहाँ पे रिलीज़ करती है वो भी पानी के अंदर जाके यहाँ ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ पॉरीफेरा का। अब जो इसकी जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ये सेल्स वो और ये दो मिलके इसकी आउटर लेयर बनाती है। ठीक है, ये जो सेल्स है और ये जो गार्ड सेल्स जैसा दिख रहा है, जो गार्ड सेल्स नहीं होता, ये दो मिलके इसकी आउटर लेयर बनाती है और इस आउटर लेयर का नाम होता है पिनाकोडर्म या फिर डर्मल लेयर। ये पूरी आउटर लेयर है। जो ये सिर्फ सेल है ये वाली, इसको हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। जो सेल्स है उसको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो पोर्स बनाते हैं, पोर्स के आजू बाजू की सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोरोसाइट्स। ये दोनों मिलके पिनाकोडर्म बनाता है। ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पॉन्ज। इसके अंदर ये वाली लेयर बाद में करते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी पॉरीफेरा में, क्योंकि यही मेजर सेल्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स बोल सकते हैं, जो मेजर फंक्शन करते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जितने भी फंक्शंस है वो सारा कोएनोसाइट्स के होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्स है जो कैरेक्टरिस्टिकली इम्पॉर्टेंट है इन द फाइलम पॉरीफेरा। ये जो कोएनोसाइट्स है वो एक लेयर बनाते हैं, मतलब ये पूरी, जैसे ये पूरी लेयर थी पिनाकोडर्म, तो ये वाली पूरी लेयर होगी कोएनोडर्म या गैस्ट्रल लेयर। गैस्ट्रल लेयर इसलिए मान लो आप, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होता है, इसलिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो सेंटर की लेयर है उसमें दो चीज़ें, एक ये स्पाइंस जैसा और एक ये इरेगुलर शेप। तो ये जो होते हैं ये अमीबॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर या अमीबॉइड शेप्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। और ये जो स्पाइंस होते हैं दैट इज स्पिक्यूल्स। जो अमीबोसाइट होते हैं उसमें से मान लो कि कोई भी एक ऐसा अमीबोसाइट है जिसको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर पॉरीफेरा, क्योंकि इसके अंदर टोटीपोटेंसी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं? व्हाट इज टोटीपोटेंट सेल? टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेल जो आगे डिफ्रेंशिएट होने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कि आर्कियोसाइट्स होते हैं, जो ये एमीबोसाइट सेल होते हैं, वो टोटीपोटेंट होते हैं। मतलब वो सिर्फ एक सेल इज़ इनफ टू मेक द होल ऑर्गेनिज्म। वो इतना अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकता है। वो एक सेल जो टोटीपोटेंट होगा वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके बनाता जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज टोटीपोटेंट सेल, जो कि कौन होता है? ये अमीबोसाइट्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी काम आएगा, यही अमीबोसाइट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला लें तो इसको हम बोलते हैं मीजोहाइल लेयर। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी है उसमें 3 ही चीज़ दी हुई है ये पर, लेकिन ये फिर भी स्ट्रक्चर पूरा है अगर आपको समझना है। तो यहाँ से ऑस्टिया से वाटर आता है, यहाँ स्पॉन्जोसील में जाता है, सारी की सारी प्रोसेसेस जो होनी है वो यहीं पे होती है। बाद में जब वाटर को एग्जिट करना होता है दैट गोज़ आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ओके, अब ये जो सिस्टम होता है जिसमें वाटर ऑस्टिया से अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील में अपना काम करता है, बाहर पानी निकल जाता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन? ऐसा क्या फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कि पॉरीफेरा में इतना इम्पॉर्टेंट है?
वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला फंक्शन है उसका फूड गैदरिंग। मतलब फूड गैदरिंग का मतलब होता है फूड का गैदर करना। अब क्या होता है कि वाटर के अंदर से फूड आ रहा है, और फूड क्या है सबसे पहले तो पॉरीफेरा का फूड क्या होता है? पॉरीफेरा का फूड होता है प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी दैट इज़ फूड फॉर पॉरीफेरा। वो वाटर के थ्रू अंदर आता है, वाटर के से ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, और जो भी फूड पॉरीफेरा को चाहिए यानी कि प्लैंकटन, वो कोएनोसाइट सेल्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि डाइजेशन का काम उन्हीं का है, तो वो अब्जॉर्ब कर लेती है और फूड को ले लेती है अपने अंदर। बाकी का जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट है, वो बाहर निकाल देती है। मतलब क्या आया? एक्सक्रीशन का भी फंक्शन आया वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। सबसे पहला क्या किया उसने? फूड गैदर किया। मतलब प्लैंकटन्स जो उसको चाहिए थे वाटर में से, वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर आए, स्पॉन्जोसील के अंदर आए, जो कोएनोसाइट्स थे उन्हें फूड को गैदर किया, अपना प्रोसेस किया डाइजेशन का, अपना प्रोसेस किया रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन भी तो होगा, वो ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। वो जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तो है क्या? वो एक सिस्टम है जो इंक्लूड करता है वाटर का ऑस्टिया के थ्रू अंदर आना, स्पॉन्जोसील में अपना काम करना, और ऑस्किलम से बाहर निकलना। तो उसमें क्या क्या फंक्शन आएंगे? फूड का गैदर करना, वाटर में से जितना भी फूड है वो गैदर करेगा कोएनोसाइट्स, उसका एक्सक्रीशन भी करेगा। एक्सक्रीशन मतलब जो भी बाहर निकलना है, मान लो अमोनिया, हाँ अमोनिया बाहर निकलना है, तो अमोनिया यहीं वाटर में कलेक्ट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। जो वाटर यहाँ पे आया था उसका जो भी ऑक्सीजन है वो कोएनोसाइट्स ले लेगा, और कोएनोसाइट्स के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक और फंक्शन है जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करता है? इसके अंदर जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर जाने के टाइम पे वो अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब मान लो अगर ये फीमेल बॉडी है तो इसके अंदर आएगा स्पर्म फ्रॉम मेल, तो स्पर्म इसके अंदर आएगा और इसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेल और फीमेल बॉडी एक ही में होती है, इसमें कोई भी अलग अलग सेक्सेस सेपरेट नहीं होते कि मेल ये फीमेल ये, बट स्टिल वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो एक मेल भी है एक फीमेल भी है, बट मेल यहाँ से स्पर्म निकाल के इस फीमेल को नहीं देगा, वो दूसरी फीमेल को देगा, उसके अंदर होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दैट also occurs through this process, what is water transport system। अभी क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन की बात करी तो हम लोग रिप्रोडक्शन के टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्जेस चाहे तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ गया? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसको मैंने फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, तो ये जो एक फ्रेगमेंट है ये जाके पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है बडिंग, बडिंग भी कर सकता है वेयर जेम्यूल इज फॉर्म्ड। जेम्यूल इज इंटरनल बड फॉर्म्ड इन द स्पॉन्ज। इसका हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ।
अब सबसे पहले ये देख लो कि किस तरीके से होती है जेम्यूल की फॉर्मेशन। ये हमारी स्पॉन्ज है, ठीक है। इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन करना चाहा, तो इसने हम अपने अंदर ये जेम्यूल की फॉर्मेशन कर ली है बहुत सारी। दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज इंटरनल बडिंग। इसके बडिंग क्या होता है, एक्चुअली यीस्ट में होता है। तो वो किस तरीके का होता है कि मान लो ये हमारी यीस्ट की बॉडी है, तो यीस्ट क्या करता है, अपने बाजू में एक छोटा सा ऐसे बड बना देता है, वो फिर बाद में बड बाहर निकल जाता है और वो फिर पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म या बड़ा यीस्ट बना लेता है। इस तरीके से होता है बडिंग। स्पॉन्जेस में क्या होता है, इंटरनल बडिंग होती है। ये था एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल बडिंग होती है, जिसमें हर एक जो बड होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जेम्यूल। जो मैंने ये एनलार्ज करके बनाया, जूम करके बनाया, ये यहाँ पर ऐसे पूरा ऐसे होता है। मतलब ये एक जेम्यूल है, ये एक जेम्यूल है, ये एक जेम्यूल है, ये एक जेम्यूल है, ये एक जेम्यूल है। इसका एक जो बॉल है जो स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट है, वो एक बॉल को निकाला मैंने और उसको यहाँ पे जूम करके रख दिया, तो वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर्स में देखना चाहूँ तो ये छोटा सा एक होल होगा, दैट इज़ माइक्रोपाइल। ये इसकी होगी आउटर मेम्ब्रेन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पाइन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। कहाँ गया, ये रहा, जो यहाँ पे थे स्पिक्यूल्स, सेम यहाँ पे स्पिक्यूल्स। अब ये जो है ये है आर्कियोसाइट। कहाँ गया वो, ये रहा। जो मैंने बोला था जो अमीबोसाइट्स उसमें से जो कुछ होते हैं, जो आर्कियोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर टोटिपोटेंसी की वो होती है कैपेबिलिटी कि वो आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो ये होते हैं आर्कियोसाइट, जो कि जिसके अंदर टोटिपोटेंसी की कैपेबिलिटी होती है और फिर वो आगे जाके बनाते हैं नए ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, उल्टा बना दिया, फीमेल गैमेट है वो भी एन होती है, मेल गैमेट है वो भी एन होती है। जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, वो वाटर करंट के थ्रू, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते स्पॉन्जेस, तो वाटर करंट के थ्रू जो भी स्पर्म्स हैं वो जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर और फिर उसके बाद होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज बडिंग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डाइजेशन। अब जो इसके कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, कोएनोसाइट्स, वो क्या करते हैं, जो भी वाटर अंदर एंटर करता है उसके अंदर से फूड पार्टिकल्स ले लेते हैं एंड देन दे डू इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मीन्स कि वो एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करती है। मतलब ये जो सेल्स है डाइजेशन इधर हो रही है। हमारा जो स्टमक है दैट इज़ लाइन बाय सेल्स, लेकिन जो डाइजेशन स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जहाँ पर भी हो रही है वो यहाँ पे हो रही है और फिर सेल्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट जो पॉरीफेरा है उसमें दूसरा केस होता है। मतलब यहाँ पे अगर ये सेल्स है तो यहाँ पे अंदर आएंगे फूड पार्टिकल्स, इधर डाइजेशन होगी और फिर उसके बाद वो अपना अब्जॉर्ब करेंगे, उससे एनर्जी लेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हुआ। नेक्स्ट, स्केलेटन। अब हर किसी को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट लेने के लिए क्या होता है, स्केलेटन होता है। हम भी तो सपोर्ट ले रहे हैं स्केलेटन की वजह से, नहीं तो ऐसे गिर गिर के चल रहे होते, चल भी नहीं पा रहे होते, तो स्केलेटन के बगैर तो नहीं जी सकते। तो वो सपोर्ट दे रहा है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब हमारी बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमको सपोर्ट दे रहा है, प्रोवाइड सपोर्ट, दैट इज स्केलेटन। ठीक है, अब ये इस पॉरीफेरा को में कौन ऐसी चीज़ है जो पॉरीफेरा को सपोर्ट दे रहा है, कौन है उसका एंडोस्केलेटन? उसका एंडोस्केलेटन है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स आर द एंडोस्केलेटन फॉर पॉरीफेरा। वो उसका कॉम्पोजिशन होता है, या तो वो कैल्केरियस हो सकते हैं, इसका मतलब कि वो कैल्शियम के बने हो, या तो वो कैल्शियम के बने हो सकते हैं या वो सिलिका के बने हो सकते हैं। यानी कि सिलिका के बने, इसका मतलब वो है
सिलिकेशियस, या तो कैल्शियम के बने हो सकते हैं या तो सिलिका के बने हो सकते हैं। कौन? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या था जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो कांटे जैसा ये था, वो स्पिक्यूल्स था। ओके, ये है इसका एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके डेवलपमेंट पे। इसका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो लार्वा है वो अडल्ट पहुंचने से पहले एक डिस्टिंक्ट एक ऐसा अलग स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद वो अडल्ट बनता है। तो इसका मतलब इसका जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज इज डिस्टिंक्ट और डिफरेंट देन द अडल्ट वन। इंटरमीडिएट में लार्वा और अडल्ट के इंटरमीडिएट में एक स्ट्रक्चर बनता है या एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोल सकते, पॉरीफेरा होता है, अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनता है पॉरीफेरा के अंदर। ओके, अब एक पॉइंट रह गया रिप्रोडक्शन में, दैट इज के पॉरीफेरन्स जो होते हैं दैट आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोएशियस। मोनोएशियस का मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब sexes are not separate। और sexes are not separate का मतलब कि एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब सिंगल बॉडी में दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। सेम मोनोएशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों के दोनों प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी भी प्रेजेंट है, मतलब एक ही में है। नेक्स्ट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, दैट इज बाइसेक्सुअल। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। हम जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक बॉडी में एक ही होता है, या तो फीमेल या तो मेल, लेकिन इन लोग में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। एक बॉडी में फीमेल ऑर्गन भी होता है, मेल ऑर्गन भी होता है, दोनों सेम बॉडी में होता है। ये याद रखना, अच्छे से लर्न करो। हर्माफ्रोडाइट अब याद रखना, हर्माफ्रोडाइट ना अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब अर्थवर्म के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल ऑर्गन। ये हम या कॉकरोच हम लोग पढ़ते हैं, कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हो। या अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, क्योंकि अर्थवर्म भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया। क्योंकि अब आप कॉकरोच पढ़ो तो ऐसे याद रखो कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, मतलब सेक्सेस उनके सेपरेट होते हैं। किसके? कॉकरोच के। तो जो हर्माफ्रोडाइट होंगे वो क्या होंगे, उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, वो सेम ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सेम बॉडी में दोनों ऑर्गन्स है, मतलब वन बॉडी टू ऑर्गन्स, दो ऑर्गन तो बाई। तो इससे आप याद रखो कि हर्माफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल। एक और चीज़ अगर आप याद रखना चाहते हो इससे, तो ये याद रखना, बाइसेक्सुअल और ईशियस ये दोनों हमेशा अपोजिट जाएंगे, क्योंकि सेक्सुअल बाय है तो ईशियस मोनो होगा। अगर सेक्सुअल यूनी यानी यूनिसेक्सुअल होगा तो ईशियस क्या होगा? डायशियस। ये हमेशा एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे। बाइसेक्सुअल आर मोनोएशियस, यूनिसेक्सुअल आर डायशियस। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो क्या हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, मतलब बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हाँ, सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। दूसरा कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तीसरा कि वो मोनोएशियस होते हैं। उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो डायशियस होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा पॉरीफेरा एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल्स। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स, सबसे पहला साइकॉन यूस्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। फिर ग्रेंशिया स्पॉन्जिला, यह भी हमने पढ़ा, ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे उसमें तो 2-3 एग्जाम्पल मुश्किल से दिए हुए, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। अगर आपको थियरी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो फिर उतने ही काफ़ी है। नहीं तो आप एक चीज़ तो पहले याद रखो कि स्पॉन्ज नाम से जो भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब पॉरीफेरा में ही आते हैं। साइकॉन ये भी ऐसा थोड़ा बहुत प्रोनाउंस हो रहा है तो वो भी पॉरीफेरा में आएगा। यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला भी। एक ग्रेंशिया है जो आपको याद रखना है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एक सेकेंड।
यूप्लेक्टेला, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इसी तरीके से दिखता है, ऐसा होता है। ये नहीं समझ में आया तो आई ट्राई टू शो द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यूप्लेक्टेला दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। एक और चीज़ जो यूस्पॉन्जिया होता है ना, उसका जो स्केलेटन होता है वो बनता है स्पॉन्जिन फाइबर से। अगेन स्पॉन्जिन, पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्ज बहुत सारे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लियोना चलीना, इसको हम बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज। क्योंकि वो बोरिंग होता है। एक्चुअली ये येलो कलर का होता है ऐसे, और इसमें अलग अलग ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, वो इतना नहीं है। चलीना, इसको हम बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर। क्योंकि वो है ना ऐसे फिंगर जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर। अब आप अगर टेस्ट देते हो, पहले तो थियोरी की एग्ज़ाम अगर करनी है, आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, तो जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है उतने ही इनफ है। लेकिन अगर आपको नीट के लिए पढ़ना है तो उसमें आप जो भी टेस्ट वगैरह जो भी देते हो, अगर आपके उसमें 650 मार्क्स से ज़्यादा आते हैं तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब लर्न कर लो। नहीं तो अगर आपके बेसिस से क्लियर नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती है आपको, तो मैं बोलूँगी सारे एग्जाम्पल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। साइकॉन मतलब एक बार रीड ज़रूर करना, छोड़ मत देना बिल्कुल भी, रीड ज़रूर करना। जैसे साइकॉन इंपॉर्टेंट है, यूस्पॉन्जिया मतलब एनसीईआरटी में जो दिए वो तो ऑब्वियसली सबको करना है, इसमें भी स्पॉन्जिला। फिर यूप्लेक्टेला आ सकता है क्योंकि इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। फिर ठीक है, ये तीनों अगर आप चाहो तो सिर्फ रीड करके जा सकते हो, पर ठीक है, इसके एग्जांपल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी सबके, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पॉन्ज के नाम से ही आएगा। तो अभी पॉलीफेरा हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सीलेंट रेड। सो इसको आप अपनी टेबल में ऐड कर लेना, मतलब अपनी टेबल बनाना स्टार्ट कर लेना, किसी का वेट मत करना। जैसे ही एक फाइलम खत्म होता है एक फाइलम पढ़ लेना, क्योंकि अगर डिले करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। आपका हमेशा नीट खत्म हो जाएगी, आपकी नीट पीजी भी हो जाएगी, ये कभी याद नहीं रहने वाला। तो अभी से ही जैसे ही आप यहाँ वीडियो बंद करोगे, अपना वो टेबल बनाना शुरू कर दोगे, तभी लर्न करोगे। सो लेक्चर में अपना यही ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन थैंक यू। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल्स याद करना है तो इसकी ट्रिक बनाते हैं। चलो, साइकॉन मतलब साइको, सॉरी फॉर द स्पेलिंग क्योंकि हम लोगों को इसके साथ मैच करना है। तो साइको कौन है? साइको, यू आर साइको, यू स्पॉन्जिया, यू आर साइको। वाई आर यू साइको? बिकॉज यू डोंट बाथ स्पॉन्ज, नहाते नहीं हो, इसलिए तुम साइको हो। यू आर कोई भी चीज़ को मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड होता है, तो तुम अपनी बॉडी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो ग्रेंशिया, अपनी बॉडी को नहा नहीं रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग बाथ। यू आर साइको बिकॉज यू आर टेकिंग योर बॉडी फॉर ग्रांटेड। एटलीस्ट तुम स्पॉन्ज तो लगा लो, स्पॉन्जिला मतलब वो ड्राई नहाना जो होता है खाली ऐसे, तो एटलीस्ट तुम स्पॉन्ज तो लगा लो, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तुम साइको हो, यू आर साइको बिकॉज यू डोंट टेक बाथ, यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। वॉट आर यू टेकिंग फॉर ग्रांटेड? योर बॉडी। एटलीस्ट यू शुड डू स्पॉन्ज सो दैट तुम्हारी बॉडी फ्रेश हो जाएगी। फिर यूप्लेक्टेला का क्या बना है? फिर तुम्हें मैं वीनस फ्लावर गिफ्ट करूँगी, वीनस फ्लावर बास्केट, क्योंकि फ्लावर बास्केट फ्लावर बुके जो होता है वो गिफ्टिंग में दिए जाते हैं। तो आई विल गिव यू वीनस फ्लावर बास्केट। पहले तेरा नहाना तो ख़त्म कर, ब्लैक टेला, तो पहले तेरा नहाना तो ख़त्म कर, मैं तेरे को वीनस फ्लावर बास्केट दूंगी। और ये क्लियोना चलेना, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ठीक है कर लूँगा, वैसे तो बोरिंग है बट चलेगा, मर ही जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ इसको सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ एक बहुत ट्रिक है। रिवाइज करते हैं वापस कि साइको है, कौन साइको है? यू साइको है बिकॉज वो नहाता नहीं है, वो अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड है उसकी बॉडी। तो उसके पास एक लड़की आती है, उसको बोलती है कि अपनी बॉडी को ग्रांटेड मत ले, एटलीस्ट स्पॉन्ज तो लगा ले, फ्रेश हो जाएगा, वाटर स्पॉन्ज लगा ले तो फ्रेश हो जाएगा।
और ऐसा बोलती है पहले तेरा नहाना ख़त्म कर, उसके बाद मैं तेरे लिए गिफ्ट में वीनस फ्लावर बास्केट लेकर के आऊँगी। तो वो बोलेगा चलेगा, ऐसे तो बोरिंग है नहाना, बट ठीक है चलेगा, कर लूँगा तेरे लिए, मर ही जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, मरा मतलब मेरी फिंगर्स मर जाएगी या कुछ भी ऐसा याद रख लो यार, तो मेरी फिंगर्स एकदम मरी मरी लग रही है, नहा ही लेता हूँ चलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी छोटी ट्रिक थी, चलेगा अब इतना याद करने के लिए, सीरियस बिल्कुल मत लेना बस।